नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। पाकिस्तान के कराची में ईदी मांगने के लिए 4 लाख भिखारियों ने डेरा डाल लिया। 4 लाख भिखारियों की भीड़ ने कराची की सारी व्यवस्था को चौपट कर दिया। पाकिस्तानी आवाम भिखारियों से परेशान है तो वहीं इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों के होश उड़ गए। स्पेशल रिपोर्ट में देखिए पाकिस्तान में कटोरा लॉ क्यों लागू हो गया। पाकिस्तान के कराची में भिखारियों का कब्जा, मॉल से मस्जिद तक भिखारियों की भीड़। भीख में ईदी जुटाने पहुंचे 4 लाख भिखारी। पाकिस्तान को काट खाएगी भिखारी ब्रिगेड। पूरी दुनिया में ईद के मुबारक मौके पर जश्न मना, बाजारों में रौनक रही, लेकिन सरहद पार पड़ोसी मुल्क की आर्थिक राजधानी में कोहराम मचा, क्योंकि कराची की गलियां पटी पड़ी थी, सड़कों पर संग्राम छिड़ा था। मॉल से लेकर मस्जिद तक भिखारियों का हुजूम ही हुजूम था। सिर्फ कराची शहर में 4 लाख भिखारियों ने डेरा डाल दिया। द न्यूज इंटरनेशनल अखबार ने कराची के अतिरिक्त महानिदेशक इमरान याकूब मिन्हाज के हवाले से रिपोर्ट रिलीज की, जिसमें बताया गया कि लगभग 3 लाख से 4 लाख पेशेवर भिखारी रमजान के महीने में ईद के मौके पर पैसा कमाने के लिए कराची में डेरा डालकर बैठ गए हैं। पाकिस्तान के भिखारी माफिया कराची में रमजान के महीने में ज्यादा से ज्यादा भीख जुटाने के अभियान में जुटे हैं। कराची में पाकिस्तान के जिन इलाकों में भिखारियों को जुटाकर मेला लगाया गया है, उनमें सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा बताए गए। कराची में तो आलम यह है, जहां जाइए झोली फैलाए भिखमंगे खड़े हैं। कराची के बाजार, मुख्य सड़कें, सभी ट्रैफिक सिग्नल और शॉपिंग मॉल के बाहर कटोरा थामे खड़े भिखारियों ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। महंगाई और भुखमरी की दोहरी मार झेल रही पाकिस्तानी आवाम अब भिखारियों के टिड्डी दल से परेशान है। कराची में भिखारी ब्रिगेड के जुटने के बाद से क्राइम रेट में जबरदस्त उछाल आया है। कराची में रमजान के महीने में स्ट्रीट क्राइम की घटनाओं में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि जनवरी 2024 से लूट का विरोध करने पर 55 लोगों की जान गई। जियो न्यूज के मुताबिक रमजान के महीने में कराची में 6,780 आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया, 20 वाहन छीन लिए गए और 130 से ज्यादा चोरी हुए। आप सोच रहे होंगे कि भिखारियों की समस्या इतनी विकट क्यों हो जा रही है, तो जान लीजिए, पाकिस्तान में भीख मांगना बहुत बड़ा पेशा है। पाकिस्तान के प्रोफेशनल भिखमंगे दुनिया भर में कुख्यात हैं। पाकिस्तानी भिखारियों के आतंक से कई मुल्क में कोहराम मच चुका है। कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान के भिखारियों ने कई देशों में बवाल काटा था। मिडिल ईस्ट के कई देशों की जेलें पाकिस्तानी भिखमंगों से भरी पड़ी हैं। खबर यह है कि दुबई पुलिस ने तकरीबन 200 से ज्यादा 202 या इससे ज्यादा जो उनसे भिखारी पकड़े हैं रमजान के पहले 2 हफ्तों में, और उसमें ज्यादातर पाकिस्तानी देखने को मिले हैं। सबसे ज्यादा पाकिस्तानी भिखारी बैरून मुल्क जा रहे हैं। बैरून मुल्क गिरफ्तार भिखारियों में भी 90% पाकिस्तानी होते हैं। सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में सेक्रेटरी ओवरसीज पाकिस्तानी ने बताया कि सऊदी और इराकी सफीर कहते हैं कि उनकी जेलें पाकिस्तानी कैदियों से भर चुकी हैं। विदेशों में पाकिस्तान की भद पीटने वाले भिखारियों से पाकिस्तानी आवाम बेहद खफा रहती है। मलेशिया में ये केसेस पकड़े गए हैं, सऊदी अरेबिया में केसेस पकड़े गए हैं, अभी आप ये जो UAE में भी ये मसला चल रहा है। तो ये बेसिकली प्रॉपर एक गैंग कह लें या प्रॉपर इनके ना प्लानिंग के थ्रू जाते हैं वहाँ पे। तो बजाय ये कि वहाँ पे अपनी रेपुटेशन बिल्ड करने के इन्होंने ये काम शुरू किए हुए हैं, जिसकी वजह से हर लेवल पे पाकिस्तान की इंसल्ट हो रही है। आज तक अगर आपने कभी किसी न्यूज़ चैनल पे सुना है कि वो फलाने मुल्क का बंदा ऐसे मांग रहा है या फलाने मुल्क का, 100 में से 90% पाकिस्तान का ही सुना है। पाकिस्तान में किस्म किस्म के भिखारियों की प्रजातियां पाई जाती है। सड़क छाप भिखमंगों से लेकर हाई प्रोफाइल भिखारियों की नस्लें पाकिस्तान में पलती हैं। इनसे मिलिए, देखिए इंटरनेशनल एयरलाइंस में भीख मांगने का नुस्खा क्या गजब है। दोस्तों प्यारे, मैं मंगन वाला नहीं है। दरअसल मेरे हालात खराब ने, ऐसी मदरसा बना रहे हैं, जिन्हें चंदा देना उठ के मत आओ, मैं तुहाडे कोल आ पावांगा जहाज दे विच। अल्लाह तुहानू तंदुरुस्ती देवे। जेड़ा मैनू 100 रुपया देगा उन्हें 71 गुना मिलणगे। है आई लव यू जी। पड़ोसी मुल्क में ऐसे हालात आखिर क्यों हैं?
क्या मजबूरी है कि जिसे देखिए वही कटोरा थामकर भीख की गुहार लगा रहा है? पाकिस्तानी हुक्मरान हो या फिर आवाम, उन्हें भीख मांगने की बुरी लत आखिर कैसे लगी है? इसे समझना है तो बस ये जान लीजिए कि ये वही मुल्क है जहां गधे और कुत्ते भी भूखमरी के शिकार लोगों के पेट की आग नहीं बुझा पा रहे हैं। पाकिस्तानी हुकूमत ने चीनी आका को गधे और कुत्ते बेचकर 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कैसे किया था, जरा इसे भी देख लीजिए। जीशान साहब, ये बताइए कि हमारे पास क्या कोई स्टेटिस्टिक्स हैं, कोई नंबर है कि गधों और कुत्तों की तादाद कितनी है पाकिस्तान में? हाँ जी, असल में स्टैट्स के हवाले से ही हमने उनसे रिपोर्ट ली है कि उनकी रिक्वायरमेंट कितनी है, चाइनीज से बात की जाए इस बारे में, और फिर हमारे इधर उसकी क्या पोजीशन हो सकती है। हमारे ये सारी हम इधर एक पॉलिसी बना के सप्लाई के हवाले से और फिर स्लॉटर हाउसेज और वो सारी चीजें किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। गधे बेचकर जिन्हें पेट भरना पड़ रहा है, उनकी दुर्दशा समझना मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान में दाल रोटी के लिए क्या क्या सहना पड़ता है, उसका एक नमूना ये भी देखिए। नाले में कूदकर आटा जुटाया जा रहा है। आटे की लूट में भरपूर मार धाड़ का बंदोबस्त भी रहता है। जिस मुल्क की बुनियाद बारूदी साजिशों पर बनी हो, जिस मुल्क के हुक्मरानों को अपनी तिजोरियां भरने से फुर्सत ना हो, वहां प्रोफेशनल भिखारियों की फैक्ट्रियां नहीं होंगी तो क्या होंगी? वक्त रहते पाकिस्तान ने इन भिखारियों का इलाज नहीं किया तो एक दिन यही भिखारी पाकिस्तान को ही काट खाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आगामी गर्मियों के मौसम में लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने इस संबंध में सरकार के सभी विभागों को एकजुट होकर काम करने का निर्देश दिया और अस्पतालों में पर्याप्त तैयारी के साथ साथ लोगों में जागरूकता फैलाने के महत्व पर भी जोर दिया। पीएम को आने वाले गर्म मौसम के पूर्वानुमान और सामान्य से ज्यादा तापमान की संभावना के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र की तैयारियों की भी समीक्षा की है। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया है कि सीताराम केसरी का घनघोर अपमान किसके इशारे पर हुआ और इस अपमान का 10 जनपद कनेक्शन आखिर क्या था। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जो कुछ सच्चाई बताई उसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सीताराम केसरी को हटाने का आदेश कहां से आया था? सोनिया गांधी जी के यहाँ से कि उठा के फेंक दो। विंसेंट जॉर्ज ने, अर्जुन सिंह जी, गुलाम नबी आजाद, राजेश पायलट, जितेंद्र प्रसाद, सबने बोला कि इसको जीती भाई, जितेंद्र प्रसाद जी के पिताजी बोला कि इनको उठा के फेंक दो। राजेश पायलट जी और आप सब कार्यकर्ताओं को यह आदेश दिया गया कि भाई अब इनको उठा के फेंको। उनके साथ बदतमीजी की गई कांग्रेस दफ्तर के अंदर। क्या बदतमीजी हुई थी? धोती खोली गई थी उनकी, बदतमीजी हुई, गालियां दी गई, उनकी धोती खोल दी गई थी और इस सबको बाकायदे वरिष्ठ नेताओं के द्वारा शीर्ष नेतृत्व को बताया जा रहा था और वहां प्रसन्नता का माहौल था। लोकसभा चुनाव में महज 8 दिन का वक्त बाकी है। चुनाव में धन बल और शराब का दुरुपयोग रोकने के लिए प्रदेश भर में सीजर कार्रवाई की जा रही है। इनमें राजस्थान पुलिस की कार्रवाई देश में सबसे अव्वल है। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव में रुपयों और शराब समेत दूसरी चीजों के दुरुपयोग को रोकने में जुटी राजस्थान की एनफोर्समेंट एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली। एनफोर्समेंट एजेंसियों ने प्रदेश में 467 करोड़ रुपए की नकदी, सोना चांदी, शराब, ड्रग्स समेत नशीली दवाइयों और दूसरी चीजों की भारी मात्रा में जब्ती कर रिकॉर्ड बनाया है। एटीएस के आईजी अंशुमान भौमिया के मुताबिक महज 23 दिन में पुलिस और फ्लाइंग स्क्वाड की टीमों ने 467 करोड़ रुपए की सीजर कार्रवाई कर देश में नंबर 1 रैंक हासिल।
आईजी अंशुमान ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा है कि 16 मार्च को आचार संहिता लागू होने के साथ ही 2206 टीमों ने नाकेबंदी शुरू कर दी, जिसमें 7 अप्रैल तक 467 करोड़ रुपए की सीजर कार्रवाई की गई। सोलह मार्च जिस दिन एमसीसी लागू हुआ उससे लेकर के 7 अप्रैल तक 467 करोड़ की इसका सीजर पूरे स्टेट में हुआ है, जिसमें कैश करीब 15 करोड़, अवैध शराब 22 करोड़, नारकोटिक्स यानी ड्रग्स करीब 59 करोड़ की वैल्यू की। इसके अलावा सोना चांदी व अन्य प्रेशियस मेटल्स करीब 6.5 करोड़, फ्री बीज करीब 47 लाख व अन्य जिसमें अवैध वाहन वही सब चीजें जब्ती हुई है कि करीब 363 करोड़। आंकड़ों की बात की जाए तो पिछले लोकसभा चुनाव में राजस्थान में नाकेबंदी के दौरान रोजाना तकरीबन 45 लाख रुपए की सीजर कार्रवाई की गई, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान में नाकेबंदी के दौरान तकरीबन 20 करोड़ रुपए की सीजर कार्रवाई रोजाना हो रही, जो पिछली सीजर कार्रवाई से 44% ज्यादा है। इसके अलावा अवैध शराब कारोबार से जुड़े 35 किंगपिंग्स पर कार्रवाई की गई। आईजी के मुताबिक चुनाव नजदीक आने तक यह कार्रवाई और तेज की जाएगी। पिछले लोकसभा इलेक्शन जो भी 2019 में हुए थे उसमें पर डे सीजर था करीब 45 लाख रुपए पर डे के हिसाब से, और इन लोकसभा चुनाव में जो कार्रवाइयां की गई हैं, ऑपरेशन चलाए गए हैं विभिन्न तरीके से हर स्तर पे, उस पर करीब 20 करोड़ रुपए पर डे का सीजर हो रहा है, जो कि 44 गुना ज्यादा है पिछले लोकसभा चुनाव के कंपैरिजन में। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व को संपन्न कराने में एनफोर्समेंट एजेंसियों की भूमिका सराहनीय है, लेकिन राष्ट्र निर्माण के इस यज्ञ को आपकी आहुति की भी आवश्यकता है। इसलिए चुनाव में अपने हिस्से की आहुति दीजिए, इसलिए मतदान कीजिए, देश की सरकार तय करने में अपनी भूमिका निभाइए। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। आज अलवर जिले में बीजेपी के कई दिग्गजों ने चुनावी हुंकार भरी। एक तरफ सीएम भजनलाल शर्मा ने भरतपुर में जनसभा की, वहीं दूसरी तरफ दिया कुमारी ने भूपेंद्र यादव के लिए वोट मांगा है। बीजेपी की चुनावी हुंकार पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए। ये सियासी मंच है जिस पर आपको तमाम दिग्गज नेता दिखाई दे रहे होंगे। एक तरफ भरतपुर लोकसभा सीट पर सीएम भजनलाल शर्मा ने चुनावी हुंकार भरी, तो वहीं अलवर में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने भूपेंद्र यादव के समर्थन में वोट मांगे। दोनों ही सभाओं में जमकर कांग्रेस पर प्रहार किया गया, साथ ही कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस के शासन में जमीन, खान और हवा सभी जगह घोटाले होते थे। सिर्फ गरीबी हटाने का नारा दिया, गरीब से इनका कोई सरोकार नहीं रहा, कोई नाता गरीब से नहीं रहा। सिर्फ इन्होंने जुमलेबाजी की और इन्होंने झूठ और लूट की दुकान खोलने का काम किया। वहीं भरतपुर से बीजेपी प्रत्याशी ने मंच से झोली फैलाकर और दंडवत लेटकर वोट मांगे। जब रैली भरतपुर में हो और ईआरसीपी का मुद्दा न उठे, ऐसा कैसे हो सकता है? बीजेपी ने ईआरसीपी को भी अपनी कामयाबी बताई। वहाँ डूब के जहाज में कोई रहना नहीं चाहता, और हमारा परिवार बड़ा है, और हमने जो मोदी जी का कहना है परिवार को बढ़ाना है, लेकिन हर आदमी चाहता है कि डूबता हुआ जहाज है उसमें नहीं बैठना चाहता। एक तरफ जहां भजनलाल शर्मा चुनावी समर में गरज रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अलवर में भूपेंद्र यादव के समर्थन में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने प्रचार किया। दिया कुमारी ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि इस बार बीजेपी राजस्थान की सभी सीटें जीतेगी। वहीं दिया कुमारी ने भूपेंद्र यादव को पीएम मोदी की गारंटी बताया। दिया कुमारी ने पानी को अलवर की सबसे बड़ी समस्या बताते हुए इसके समाधान का भरोसा भी दिया है, साथ ही निशाने पर कांग्रेस को लिया है। आप भूपेंद्र यादव को इतने अच्छे उनको सांसद के रूप में एक बहुत अच्छे व्यक्ति मिले, वैसे ही मैंने देखा है आपका कभी इसके पास कभी भी जाओ काम आपका कि आने वाले समय में जिस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी को नेतृत्व में आपने विश्वास व्यक्त करते हुए 2014 में अपने वोट की ताकत के बल पर उनको प्रधानमंत्री पद पर विराजमान किया था, और उस दिन देश की जनता ने मान लिया था कि राम मंदिर अयोध्या में ही बनेगा और भव्य मंदिर बनेगा। यदि वो संभव हुआ
तो नरेंद्र भाई मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर हुआ। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी, यानी चुनाव में 1 सप्ताह का समय बचा है। ऐसे में बीजेपी की तैयारी प्रचंड दिखाई देती है। सीएम से लेकर डिप्टी सीएम और तमाम नेता सियासी मैदान में पसीना बहा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की नजर इस बार भी मरुधरा में स्वीप करने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। पाकिस्तान में आतंकियों और आतंकियों को पालने वाले सरगना खौफ में है। पीएम मोदी का स्टैंड क्लियर है कि जब भी जरूरत पड़ी आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारा जाएगा। पाकिस्तान के हुक्मरान इस आशंका में जूझ रहे हैं कि कहीं भारत एक और स्ट्राइक न कर दे। ना छोड़ा है ना छोड़ेंगे, आतंकवादियों को चुन चुन कर मारेंगे, विदेश में घर में घुस कर मारेंगे। ये नया भारत है, मोदी का भारत, मोदी की गारंटी वाला भारत, आतंकियों को निस्तोनाबूद कर देने वाला भारत, उनकी फंडिंग, ट्रेनिंग और षड्यंत्र बनाने वालों का दुश्मन भारत। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी अपनी रैलियों में देश की सुरक्षा की जो गारंटी दे रहे हैं वो यूं ही नहीं है। ट्रैक रिकॉर्ड कहता है कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और अब जब जरूरत पड़े घर में घुसकर मारने की अदम्य इच्छा वाला नैरेटिव हमेशा हिट की गारंटी देता है। लेकिन वोट पर बीजेपी के राष्ट्रवाद का असर कितना होगा, इसके डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी उत्तराखंड के ऋषिकेश में पीएम मोदी की दहाड़ सुनिए। भारत में आतंकवाद ने पैर पसारे, आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है, इसलिए आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हमेशा से वोटरों के लिए संवेदनशील रहा है। आपको याद हो तो पुलवामा हमले का बदला लेते हुए भारत ने फरवरी 2019 में जब पाकिस्तान के बालाकोट पर सर्जिकल स्ट्राइक की तो उसने लोकसभा चुनाव का रुख भी मोड़ दिया था। पीएम मोदी अपनी रैलियों में इसी घर में घुसकर मारने की भारत की ताकत का बखान कर रहे हैं। 56 इंच वाली छाती का असर पिछले लोकसभा चुनाव में जैसा दिखा अब की बार नहीं दिख रहा है, लेकिन उसका कारण देश की सुरक्षा के प्रति संदेह नहीं है, बल्कि विपक्ष का सबूत नहीं मांगने की स्क्रिप्ट है। गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के मंडला में पीएम मोदी वाली बात दोहराई। 2014 में मोदी जी आए, मोदी जी ने आने के बाद भी आतंकवादी बाज नहीं आए, उरी और पुलवामा में हमला किया। 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर उनका सफाया करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।